तो हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम सोलो लेवलिंग सीजन 4 एपिसोड 3 कवर करने वाले हैं। तो अगर आपने सीजन 4 का एपिसोड 1, 2 या सीजन 3 अभी तक नहीं देखा है तो जाके पहले वो देख लो, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सोलो लेवलिंग सीजन 4 एपिसोड 3 स्टार्ट होता है और हमें दिखता है कि जिन्वो एक साथ 3 मोनार्च से फाइट कर रहा होता है। जिन्वो अकेले तीनों मोनार्च को हैंडल नहीं कर पा रहा था, इसीलिए उसके शैडो सोल्जर भी हेल्प कर रहे होते हैं और आखिरकार वो एक मोनार्च ऑफ इंसेक्ट को डिफीट भी कर देता है। इंसेक्ट मोनार्च को मरते देख फ्रॉस्ट मोनार्च शॉक हो जाता है और कहता है, आखिर ये कैसे पॉसिबल है? क्या वो शैडो मोनार्च की पावर को फुल पोटेंशियल पर यूज कर रहा है? तभी बीस्ट मोनार्च बोलता है, उससे हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, वो अपने लास्ट बैटल से ऑलरेडी थक चुका होगा। ऊपर से वो इन छोटे मोटे सोल्जर्स पर रिलाई कर रहा है, इसका मतलब है उसका ट्रांसफॉर्मेशन अभी इनकम्प्लीट है। इतना बोल करके बीस्ट मोनार्च बेरू का गला पकड़ करके उसे उठा लेता है और मारने लगता है। मतलब लिटरली वो उसे हमेशा के लिए खत्म करने वाला है। एक्चुअली मोनार्च लोगों के पास पावर होती है कि वो किसी भी शैडो सोल्जर का नामो निशान मिटा सकते हैं। जिन्वो नोटिस करता है कि धीरे धीरे बेरू का लाइफ फोर्स गायब हो रहा है हमेशा के लिए। वो तुरंत समन कैंसिल करने की कोशिश करता है लेकिन कर नहीं पाता, इसीलिए उसे भागकर पर्सनली बेरू को बचाना पड़ता है और वो उसे बचा भी लेता है। ये देख करके फ्रॉस्ट मोनार्च कहता है, तुम सही कह रहे हो बीस्ट मोनार्च, हमें इस ह्यूमन से डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये बस अपनी शैडो आर्मी के भरोसे अब तक जिंदा है, इसीलिए हमें इसके सारे शैडो सोल्जर्स के साथ कनेक्शन तोड़ना होगा ताकि ये उन्हें दोबारा कंट्रोल नहीं कर पाए। फिर फ्रॉस्ट मोनार्च एक नई फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो जिन्वो से कहता है, मैं तुम्हारे शैडो सोल्जर्स को अपनी डायमेंशन में ट्रैप कर दूंगा और उन्हें बार बार मारकर हील करता रहूंगा जब तक तुम्हारा सारा माना खत्म ना हो जाए। फिर जो सोल्जर तुम्हारी अब तक मदद करते आए हैं वही तुम्हें हराने में मदद करेंगे। इतना बोल के वो जिन्वो पर अटैक कर देता है और उसे थोड़ा इंजर्ड भी कर देता है, लेकिन जिन्वो भी काउंटर अटैक करता है पर फ्रॉस्ट मोनार्च इजीली डॉज कर रहा होता है। इस फॉर्म में वो जिन्वो से भी ज्यादा तेज था। लंबे फाइट के बाद जिन्वो का माना काफी कम हो जाता है, उसे अपने बहुत सारे स्किल्स यूज करने का चांस भी नहीं मिलता। तभी फ्रॉस्ट मोनार्च जिन्वो पर लगातार एक के बाद एक अटैक करने लगता है। हालांकि जिन्वो उन अटैक्स को क्लियरली देख पा रहा होता है पर उसके पास सारे अटैक्स डॉज करने का मौका नहीं होता। वो बस यही सोच रहा होता, काश में थोड़ा और तेज होता तो ये इजीली जीत जाता। फ्रॉस्ट मोनार्च के कंटिन्यूअस अटैक से जिन्वो काफी इंजर हो जाता है। फिर फ्रॉस्ट मोनार्च डिसाइड करता है कि फाइनल अटैक करके जिन्वो को खत्म कर देने का। जिन्वो भी तैयार हो जाता है और दोनों अपने फुल स्ट्रेंथ से अटैक करते हैं, लेकिन अचानक बीस्ट मोनार्च बीच में आ जाता है और जिन्वो के चेस्ट में अपना हाथ घुसाकर उसके आर पार कर देता है। ये सब इतना फास्ट होता है कि वहां खड़े किसी भी हंटर को समझ नहीं आता। जिन्वो अब बहुत ज्यादा घायल हो चुका था, वो हिल भी नहीं पा रहा था और खून की तो नदियां बह रही थी। जिन्वो बीस्ट मोनार्च के पंजे को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी फ्रॉस्ट मोनार्च भी अपना स्वॉर्ड जिन्वो के चेस्ट में घुसा देता है और कहता है, क्या तुम अभी भी खुद को हील कर सकते हो? शायद नहीं। तुम चाहे कितने भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, तुम अभी एक कंप्लीट मोनार्च नहीं हो, तो तुम्हारे जैसे इंसान के लिए इस इंजरी से सरवाइव करना कभी पॉसिबल नहीं है। फिर वो बोलता है, इसका मतलब अब तुम इस दुनिया का अंत देखने के लिए जिंदा नहीं रहोगे। अब हमारी आर्मी इस दुनिया में आएगी और खून की नदियां बहेगी, लाशों के पहाड़ बनेंगे, लेकिन ये कंट्री जिसमें तुम बड़े हुए हो, इसमें रहने वाले हर एक इंसान को मैं पर्सनली फ्रीज करूंगा। इसके अंदर सारे इंसानों को अनंत काल तक कैद रखूंगा और उन्हें टॉर्चर करूंगा। ना वो ढंग से जी पाएंगे ना ही मर पाएंगे। इधर जिन्वो चाह करके भी कुछ नहीं कर पा रहा था। वो अपनी आखिरी सांस ले रहा था। वो अब भी सोच रहा होता है, बस थोड़ा देर और इसी के साथ जिन्वो अपना दम तोड़ देता है। उसके सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है, अ प्लेयर हैज डाइड। चारों तरफ सन्नाटा हो जाता है। सारे हंटर्स बस देखते रह जाते हैं। किसी ने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। तभी जिन्वो के सिस्टम में एक और नोटिफिकेशन आता है, प्लेयर का ब्लैक हार्ट एक्टिवेट हो चुका है, तुमने इसके लिए सारे रिक्वायरमेंट्स पूरे कर लिए हैं। और जिन्वो के सिस्टम में नए नए अननोन स्किल्स शो होने लगते हैं। इतना ही नहीं, वो स्किल्स का लेवल मैक्स होने लगता है और ग्लो करने लगता है। अब सिस्टम का पूरा डिजाइन भी बदल चुका था। तभी जिन्वो की आंखें खुलती हैं और वो देखता है कि वो एक हॉस्पिटल में है। वो चिल्लाते हुए उठता है और अपना हार्ट पकड़ करके बैठ जाता है और सोचता है, मैं जिंदा कैसे हूँ? कहीं ये कोई बुरा सपना तो नहीं था? मैं हॉस्पिटल में कैसे आया? उसे अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वो जिंदा है। तभी वहाँ पे जिनचुल आ जाता है और बोलता है, तो तुम होश में आ गए? जिन्वो बोलता है, चेयरमैन जिनचुल, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ?
और जो 3 मोनार्च आए थे उनका क्या हुआ? जिनचुन कंफ्यूज होकर जिन्हो की तरफ देखता है और कहता है, सबसे पहले तो मैं चेयरमैन नहीं हूँ, मैं बस चीफ इंस्पेक्टर हूँ सर्विलेंस टीम का। और दूसरी बात, मैं यहाँ उन मूविंग स्टैचूज के बारे में पूछने आया था। और तीसरी बात, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? हम पहले कभी मिले भी नहीं। जिन्हो पूरा कंफ्यूज हो जाता है। एक्चुअली वो पास्ट में टाइम ट्रेवल कर चुका था। अब यहाँ से काफी लंबी स्टोरी होने वाली है, जिसको मैं शॉर्ट में कवर करने वाला हूँ क्योंकि फाइट भी कवर करनी है। बेसिकली वो समझ जाता है कि वो पास्ट में आ चुका है। वो देखता है कि उसका लेवल 0 नहीं हुआ है बल्कि 146 था। हालांकि उसके पास इस समय एक भी शैडो सोल्जर नहीं था, मतलब वो अब एक नेशनल लेवल हंटर था, बस उससे कोई जानता नहीं था। जिन्हो सबसे पहले तो चेयरमैन से मिलने जाता है और उनसे जेजू आइलैंड पे अकेले रेड करने की परमिशन मांगता है, क्योंकि उस टाइम तक जेजू आइलैंड क्लियर नहीं हुआ था। चेयरमैन बोलते हैं, तुम्हें पता भी है कि तुम किस चीज की परमिशन मांग रहे हो? उस आइलैंड पे आज तक एक भी रेड सक्सेसफुल नहीं हुई। तभी जिन्हो अपना ऑरा रिलीज करता है और कहता है, ये काम सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। चेयरमैन समझ जाता है कि इसकी पावर तो मुझसे कई गुना ज्यादा है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, लेकिन वो उसे परमिशन दे देता है। उसके बाद जिन्हो एक के बाद एक मिशन और डंजन्स में जाता है। पास्ट में जो भी किया था वो सब फिर से करता है, और क्योंकि अब वो पहले से काफी स्ट्रॉन्ग था इसीलिए सारे डंजन्स इजीली क्लियर कर लेता है और एक के बाद एक अपने शैडो सोल्जर्स इकट्ठा करते जाता है। फिर वो बेरू को भी एक्सट्रैक्ट कर लेता है। लेकिन इन सब के बीच में जिन्हो को बार बार एक सिस्टम से नोटिफिकेशन परेशान कर रहा था। उसमें लिखा होता है, क्या तुम वर्ल्ड को रीस्टार्ट करना चाहोगे? जिन्हो इसे काफी लंबे टाइम से इग्नोर कर रहा होता है, लेकिन अब वो परेशान हो जाता है और बोलता है, तुम जो भी हो सामने आओ, मुझे पता है कि ये कोई इल्यूजन है और इन सब के पीछे तुम्हारा हाथ है। तभी चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। सिस्टम से ढेर सारे नोटिफिकेशन एक साथ आने लगते हैं और तभी कोई जिन्हो की तरफ आने लगता है। उसे देख करके जिन्हो कहता है, क्या तुम ही किंग ऑफ डेड हो? एक्चुअली वो असली वाला शैडो मोनार्च था जिसका नाम एसबॉर्न था। जिन्हो समझ जाता है कि अब तक जो कुछ भी वो देख रहा था वो कोई टाइम ट्रेवल नहीं बल्कि शैडो मोनार्च का डोमेन था। जिन्हो पूछता है, तो ये सब तुमने बनाया था? लेकिन शैडो मोनार्च बोलता है, नहीं, इसके लिए तो तुम खुद रिस्पॉन्सिबल हो, लेकिन ये सब तुम मेरी पावर की वजह से कर पा रहे हो। ये वर्ल्ड तुम्हारी इच्छाओं और गलतियों को सुधारने की चाहत से बना है। असल में मैं तुम हो और तुम मैं। जिन्हो काफी कंफ्यूज हो जाता है तो शैडो मोनार्च उसे पास्ट दिखाने लगता है। इधर हम रियल वर्ल्ड में देखते हैं कि जिन्हो सच में मर चुका था। ये बात किसी को विश्वास नहीं हो रही थी। थॉमस एंड्रे भी ये मानने को तैयार नहीं था। उधर हंटर लिम एक बिल्डिंग पे दूर से सब देख रहा था। वो कहता है, मुझे उस वक्त उस मिस्टीरियस पर्सन की बात नहीं सुननी चाहिए थी। अब तो जिन्हो भी मर गया, अब हमें ही रोकना होगा, वरना इस दुनिया को तो तबाह होने से कोई नहीं बचा सकता। और वो अपना एरो फ्रॉस्ट मोनार्च की तरफ निशाना लगाने लगता है, लेकिन फ्रॉस्ट मोनार्च उतनी दूर से ही उसे नोटिस कर लेता है और गुस्से से देखता है। हंटर लिम की तो फट जाती है, लेकिन तभी वहां कुछ ऐसा होता है जिससे सब शॉक हो जाते हैं। हमें दिखता है कि जिस आइस क्रिस्टल के अंदर जिन्हो ट्रैप था उसके अंदर से ब्लैक वेव्स निकलने लगती है। ये देख करके फ्रॉस्ट मोनार्च का लिटरली दिमाग उड़ जाता है। वो कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बीस्ट मोनार्च भी बोलता है, हम ऐसा नहीं होने दे सकते। हमने फेक किंग को मार दिया है, लेकिन ये मत बोलना कि अब रियल किंग आ रहा है। हमें कुछ भी करके इसे मारना होगा। इसके बाद दोनों बीस्ट मोनार्च और फ्रॉस्ट मोनार्च एक साथ जिन्हो पर अटैक करने जाते हैं। तभी वहां अचानक एक मिस्टीरियस हंटर आ जाता है और आते ही वो फ्रॉस्ट मोनार्च के मुंह पर सीधा किक मारता है, उसे दूर फेंक देता है और दूसरे किक से फ्रॉस्ट मोनार्च को भी दूर फेंक देता है। वो दोनों कई सारी बिल्डिंग्स तोड़ते दूर तक जा गिरते हैं और हमें दिखता है कि वो पर्सन और कोई नहीं जिन्हो का बाप होता है। वो कहता है, मेरे रहते कोई भी मेरे बच्चे को हाथ नहीं लगा सकता। इस सीन में तो लिटरली गूज बम्स आ रहे थे। उधर एस्पोन जिन्हो को रूलर्स और मोनार्च की हिस्ट्री बता रहा होता है। बहुत समय पहले सिर्फ लाइट और डार्कनेस के अलावा और कुछ नहीं था। तब एक एब्सोल्यूट बीइंग नाम का गॉड हुआ करता था। वो अकेले बैठकर बोर हो रहा था, तो उसने सोचा कि क्यों ना एंटरटेनमेंट के लिए कुछ क्रिएट किया जाए। उसने लाइट का यूज करके कुछ सोल्जर्स बनाए जिसको नाम दिया गया रूलर्स, और डार्कनेस से कुछ सोल्जर्स बनाए जिसको नाम दिया गया मोनार्च। अब दोनों पार्टीज को एक एक ऑर्डर दिया गया। जो मोनार्च थे उनको बोला गया कि तुम जाओ दुनिया को डिस्ट्रॉय करो, और जो रूलर्स थे उनको बोला गया कि तुम जाओ दुनिया को प्रोटेक्ट करो। मतलब एक बचाएगा और एक मारेगा। एब्सोल्युटली सिनेमा। अब उन लोगों के बीच में काफी सालों तक एंडलेस वॉर होती है। ना कोई जीत रहा होता है और ना कोई हार रहा होता है।
दोनों तरफ के काफी सारे सोल्जर्स मर रहे थे, लेकिन एब्सोल्यूट बीइंग को तो कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, उसे तो सिर्फ अपना एंटरटेनमेंट चाहिए होता है। एक समय के बाद रूलर्स इस एंडलेस वॉर से थक जाते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि अपने गॉड यानी एब्सोल्यूट बीइंग से हेल्प मांगने का। वो जा करके उसे बोलते हैं, आप गॉड हो और हम लोग सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं, तो प्लीज हमारी हेल्प करो। आपके इतने सारे फेथफुल सोल्जर इस वॉर में मर रहे हैं, आप हमारे साइड को और स्ट्रेंथ और पावर दो ताकि हम सब मिलकर के मोनार्च को हरा दें और उनका सर आपके कदमों में लाके रख दें। गेस करो एब्सोल्यूट बीइंग क्या बोलता है? वो लिटरली कुछ भी नहीं बोलता। उस मोमेंट पे सारे रूलर्स को रियलाइज हो जाता है कि हमारा असली दुश्मन मोनार्च नहीं बल्कि हमारा गॉड है, और जब तक वो लोग एब्सोल्यूट बीइंग को नहीं मार देते हैं ये वॉर कभी खत्म नहीं होने वाला। इसलिए रूलर्स डिसाइड करते हैं कि अपने गॉड को ही मारने का, लेकिन उनमें से एक रूलर इस डिसीजन से खिलाफ होता है। वो अपने गॉड के लिए लॉयल था, जो कि उनका लीडर भी था और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट भी, और वो और कोई नहीं हमारा एसबॉर्न था। इसलिए एसबॉर्न को सारे रूलर के साथ फाइट करना पड़ता है, लेकिन सारे रूलर्स मिलकर के एसबॉर्न को हरा देते हैं। हालांकि वो मरता नहीं है, लेकिन उसे मरते हुए हालत में छोड़ करके सारे रूलर्स एब्सोल्यूट बीइंग को मारने चले जाते हैं। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट आता है, क्योंकि एसबॉर्न एब्सोल्यूट बीइंग का लॉयल सोल्जर था, तो एब्सोल्यूट बीइंग ने उसके अंदर एक हिडन पावर छुपा रखा था। वो मरने ही वाला होता है तभी वो पावर एक्टिवेट हो जाता है। वो पावर था अराइज, मतलब किसी भी डेड सोल्जर को वो फिर से जिंदा कर सकता था। जैसे ही वो अराइज बोलता है, उसके आसपास जितने भी सोल्जर्स वॉर में मर गए थे वो सब दोबारा जिंदा हो जाते हैं और उसकी शैडो आर्मी बन जाते हैं। फिर वो अपनी आर्मी के साथ रूलर्स को रोकने जाता है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। सारे रूलर्स मिलकर के एब्सोल्यूट बीइंग को मार देते हैं और वो खुद को न्यू गॉड कहने लगते हैं। इतना ही नहीं, वो एब्सोल्यूट बीइंग के सारे मैजिकल टूल्स को भी यूज करने लगते हैं और मोनार्च को हराना शुरू कर देते हैं। रूलर्स ने किंग्स ऑफ जाइंट्स यानी लेजिया को भी बंदी बना लिया, जो कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मोनार्च था। उसके कैप्चर होने के बाद मोनार्च काफी कमजोर हो जाते हैं। तभी एसबॉर्न डिसाइड करता है कि वो मोनार्च के साइड से फाइट करेगा और अपना बदला भी लेगा रूलर्स से। मोनार्च के पास कोई चॉइस नहीं था, इसीलिए वो एसबॉर्न से हाथ मिला लेते हैं। इसके बाद उनका बैटल शुरू होता है और वो फिर से काफी सालों तक एंडलेस वॉर चलती रहती है। बस फर्क इतना ही था कि एसबॉर्न जो रूलर्स के साइड से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर था, अब वो मोनार्च के साइड से लड़ रहा होता है। और इस वॉर में जितने भी सोल्जर्स दोनों साइड से मरते थे, एसबॉर्न उन्हें अपनी शैडो सोल्जर आर्मी में ऐड करते जा रहा था। इस तरह एक टाइम के बाद एसबॉर्न इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि मोनार्च भी उससे डरने लगते हैं। उनमें से दो मोनार्च, डीमन किंग बैरन और बीस्ट मोनार्च, दोनों एसबॉर्न को मारने के प्लान बनाते हैं। दोनों अपनी आर्मीज को कंबाइन करके फाइट करने जाते हैं। इस फाइट में एसबॉर्न के काफी सारे शैडो सोल्जर्स मर जाते हैं, लेकिन एंड में एसबॉर्न जीत जाता है। वो डीमन किंग को तो मार देता है, लेकिन बीस्ट मोनार्च वहां से भाग जाता है। जैसे ही वॉर खत्म होती है, वहां रूलर्स अपनी पूरी आर्मी लेके आ जाते हैं, और क्योंकि ये फाइट काफी लंबी चली थी, एसबॉर्न थक चुका होता है और वीक भी हो गया था। अगर उस वक्त फाइट होता तो वो हार भी सकता था, लेकिन इस बार रूलर्स फाइट करने नहीं आते हैं। वो आते ही अपना सर झुका करके एसबॉर्न से माफी मांगने लगते हैं और इस एंडलेस वॉर को खत्म करने की रिक्वेस्ट करते हैं। एसबॉर्न गुस्से में बोलता है, अगर तुम ये वॉर खत्म करना चाहते हो तो मुझे मारना होगा, लेकिन तब भी रूलर्स उसकी रिस्पेक्ट करते हैं और उससे माफी मांगते रहते हैं। एसबॉर्न को अच्छे से पता था कि अगर रूलर्स चाहते तो उसे इजीली मार सकते थे उस वक्त, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा नहीं किया। एसबॉर्न कंफ्यूज हो जाता है, वो समझ नहीं पाता कि क्या करे, इसीलिए वो किसी और डायमेंशन में जाकर के छुप जाता है, क्योंकि उसे रिकवर होने के लिए भी टाइम चाहिए था। इस वक्त एसबॉर्न जिन्हू को ये सब बता रहा होता है, अलग अलग लोगों का फेस लेकर, जिनको जिन्हू जानता था। एसबॉर्न का प्लान था कि एक बार फुल रिकवरी हो जाए तो बीस्ट मोनार्च को ढूंढ कर मार देगा और उसके बाद रूलर्स के साथ हाथ मिला लेगा। फिर बहुत टाइम के बाद जब शैडो मोनार्च रिकवर होकर के बीस्ट मोनार्च को ढूंढने आता है, उसे पता लगता है कि तब तक रूलर्स ने लगभग सारे मोनार्च को खत्म कर दिया है। उन्हें इतना कूटा कि वो अपने डायमेंशन ही चेंज करके भाग गए। तब एसबॉर्न उनका पता लगाता है और उससे नए डायमेंशन में जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात होती है उस टाइम के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मोनार्च से, ड्रैगन किंग, मोनार्च ऑफ डिस्ट्रक्शन। उसे पता था कि एसबॉर्न यहाँ क्यों आया है, लेकिन वो एसबॉर्न से लड़ता नहीं है। वो बोलता है, हम साथ मिलकर के काम करेंगे, क्योंकि उसे पता था कि एसबॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है। और दूसरी बात, इस वक्त सारे मोनार्च बहुत वीक थे, उन्हें हील होने के लिए भी टाइम चाहिए था।
अब जैसा कि आपको पता है कि मोनार्च को बनाया ही गया था डिस्ट्रक्शन के लिए, उनका काम ही था दुनिया को डिस्ट्रॉय करना। अब क्योंकि उन्हें अपने वर्ल्ड से भगा दिया गया, तो अब वो कहीं ना कहीं तो जाकर के डिस्ट्रक्शन करेंगे ही। इसीलिए उन्होंने अपना नेक्स्ट टारगेट अर्थ को चूज किया। अब मोनार्च के सामने तो ह्यूमंस टिक नहीं पाते, क्योंकि उस टाइम कोई हंटर भी नहीं हुआ करते थे, सिर्फ नॉर्मल ह्यूमंस थे। अब मोनार्च के अर्थ पे अटैक करने की बात रूलर्स को पता चल जाती है, तो रूलर्स भी एक आर्मी भेजते हैं अर्थ को डिफेंड करने के लिए। लेकिन चाहे बैटल का रिजल्ट कुछ भी हो, ह्यूमंस तो हर बार मर जाते थे, सब के सब। इसीलिए फिर रूलर्स एब्सोल्यूट बीइंग के बनाए हुए एक टूल यूज करते हैं, द कप ऑफ रीइंकार्नेशन। ये टूल से टाइम को 10 साल पीछे कर सकते थे। रूलर्स इसका इस्तेमाल करते हैं और सोचते हैं कि इस बार वो ह्यूमैनिटी को बचा लेंगे, लेकिन फिर से वॉर होता है और फिर से पूरी ह्यूमैनिटी खत्म हो जाती है। वो लोग दोबारा टूल यूज करते हैं, फिर से वॉर होता है, लेकिन रिजल्ट वही, ह्यूमैनिटी बचा नहीं पाते। ऐसा बार बार होता है, चाहे रूलर्स जीते या मोनार्च, हर बार ह्यूमैनिटी का सफाया हो जाता था। अब इस टूल की भी लिमिट थी, इसे अनलिमिटेड टाइम यूज नहीं किया जा सकता था। इसीलिए रूलर डिसाइड करते हैं कि अगर वो पूरी ह्यूमैनिटी को नहीं बचा सकते, तो कम से कम कुछ लोगों को बचा लें। इसीलिए वो कुछ ह्यूमंस को मानस से फैमिलियर करवाते हैं, और इस तरह हंटर्स का जन्म होता है। अब हंटर्स तो बन गए, लेकिन उन्हें कैसे पता चलेगा कि किसको हंट करना है? उन्हें तो नहीं पता था कि 10 साल बाद क्या होने वाला है, और उन्हें अपनी पावर का यूज कैसे करना है। इसीलिए रूलर्स ह्यूमन वर्ल्ड में गेट्स ओपन करते हैं, यानी डंजन्स, और उनमें जो मॉन्स्टर होते हैं वो एक्चुअली मोनार्च की आर्मी होती है, जिन्हें रूलर्स ने कैप्चर करके रखा था। इस तरह हंटर्स को ट्रेनिंग मिलती रहती है आने वाले वॉर के लिए। साथ ही साथ रूलर्स कुछ सेलेक्टेड ह्यूमंस को अपना वेसल बनाते हैं, ताकि वो उनके अंदर रह करके आने वाले वॉर में मोनार्च को हरा सके। इन्हें ही कहा जाता है फ्रेगमेंट्स ऑफ ब्रिलियंट लाइट। यही सेम चीज एसबॉर्न भी करना चाहता था, लेकिन वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसके लायक कोई ह्यूमन वेसल मिलता ही नहीं जो उसकी पावर को कंटेन कर सके। तभी उसे एक मीज मिलता है, आर्किटेक्चर। वो कहता है कि वो एसबॉर्न के लिए एक परफेक्ट वेसल ढूंढेगा, लेकिन बदले में वो इमॉर्टल बनने का विश मांगता है। एसबॉर्न कहता है उसे ऐसा वेसल चाहिए जो अपनी मौत को बार बार करीब से देख चुका हो, जो कि हमारा जिन्वो होता है। इसके बाद जिन्वो को फाइनली उसके सारे सवालों का जवाब मिल जाता है। एसबॉर्न पूछता है, अब बताओ, क्या तुम्हें इस वर्ल्ड में ही रहना है और सब अपने हिसाब से कंट्रोल करना है, या फिर रियल वर्ल्ड में जाकर के फाइट करना चाहोगे? जिन्वो कहता है, मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए, ये जगह मेरे लिए नहीं है। एसबॉर्न उसकी तरफ देख करके मुस्कुराता है और जाने लगता है। जिन्वो पूछता है, तो क्या ये गुड बाय है, हम फिर से नहीं मिल सकते क्या? एसबॉर्न कहता है, मैं अब इटर्नल रेस्ट पर जा रहा हूँ, और आज से शैडो मोनार्च मैं नहीं तुम हो, तो हमारा फिर से मिलना मुमकिन नहीं। फिर एसबॉर्न अपने असली रूप में आता है और कहता है, इस डेथ की वजह से तुम पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो गए हो, अब टाइम आ चुका है तुम्हारे वापस जाने का। और जाने से पहले वो कहता है, आई एम यू, और इतना बोल करके वो चला जाता है। तभी जिन्वो के सिस्टम में नोटिफिकेशन आने लगते हैं। ये सिस्टम अब डिलीट होने वाला है, प्लेयर के सारे पावर लिमिट हटा दिए गए हैं, कमांडर लेवल सोल्जर के पावर लिमिट भी हटा दिए गए हैं। अब वो अपनी फुल पावर से फाइट कर सकते हैं। फिर एक लास्ट नोटिफिकेशन आता है, क्या तुम इस सिस्टम को परमानेंटली डिलीट करना चाहोगे? और जिन्वो यस पे क्लिक कर देता है। अब सीन कट होता है फ्रॉस्ट मोनार्च और बीस्ट मोनार्च पर, जिनसे जिन्वो का बाप फाइट कर रहा होता है। फ्रॉस्ट मोनार्च गुस्से में कहता है, तुम्हें पता भी है कि तुम किसको प्रोटेक्ट कर रहे हो? वो अब तुम्हारा बेटा नहीं रहा। क्या तुम सच में शैडो मोनार्च को रिवाइव होने दोगे? तुम भी एक फ्रेगमेंट ऑफ लाइट हो, तुम्हें पता है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। उसने तुम्हें भी धोखा दिया था और तुम उसे ही प्रोटेक्ट कर रहे हो। क्या तुम इस वर्ल्ड को अपने हाथों से तबाह होते देखना चाहते हो? लेकिन जिन्वो का बाप उसे इग्नोर करके अपना डैगर निकाल लेता है। बीस्ट मोनार्च कहता है, हमारे पास टाइम नहीं है, और दोनों एक साथ अटैक कर देते हैं। लेकिन जिन्वो का बाप उन्हें काफी इजीली हैंडल कर रहा होता है। फ्रॉस्ट मोनार्च सोचता है कि ऐसे काम नहीं बनेगा। वह आइस ब्रीदिंग यूज करने ही वाला होता है, लेकिन मिस्टर हुआंग सीधा उसके मुंह पे किक मार करके उसे दूर फेंक देते हैं। तभी पीछे से बीस्ट मोनार्च आ जाता है और उसे खाने ही वाला होता है, लेकिन मिस्टर हुआंग अपना डैगर उसके मुंह के अंदर घुसा देते हैं। बीस्ट मोनार्च दर्द से चिल्लाने लगता है और कहता है, बास्टर्ड, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तभी बीस्ट मोनार्च को एक जाना पहचाना ऑरा फील होता है। उसका प्रेशर से वो जमीन पर गिर जाता है और उसके लिटरली पसीने छूटने लगते हैं। वो देखता है कि जिस क्रिस्टल में जिन्वो था वो टूटने लगता है और वहां से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज हो रहा होता है।
इधर फ्रॉस्ट मोनार्च खुद को संभाल लेता है और बीस्ट मोनार्च से बोलता है, मेरी मदद करो, इस इंसान को जल्दी से खत्म करके हमें शैडो मोनार्च को रिवाइव होने से हर हाल में रोकना होगा। लेकिन इस वक्त बीस्ट मोनार्च इतना ज्यादा डर गया था कि वो लिटरली बोलता है, आई गिव अप, मुझे नहीं लड़ना, मैं अब जा रहा हूँ। फ्रॉस्ट मोनार्च गुस्से में कहता है, पागल हो गए हो क्या? हम इतने करीब हैं और तुम दुम दबा करके भाग रहे हो। तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम मेरी हेल्प करोगे शैडो मोनार्च को मारने में। बीस्ट मोनार्च बोलता है, तुम्हें उसका ऑरा फील नहीं हो रहा क्या? शैडो मोनार्च को अब रिवाइव होने से कोई नहीं रोक सकता। तुमने कभी उससे फाइट नहीं किया, इसलिए तुम्हें कोई आइडिया नहीं कि वो कितना स्ट्रांग है। और रही बात प्रॉमिस की, तो वो मैंने सिर्फ शैडो मोनार्च के ह्यूमन वेसल के साथ फाइट करने का किया था, लेकिन अब रियल शैडो मोनार्च आ रहा है तो मैं उससे फाइट नहीं करने वाला। और इतना बोल करके वो वहाँ से भाग जाता है। फ्रॉस्ट मोनार्च सोचता है कि सीरियसली तुम इतने डरपोक हो, मैंने सोचा नहीं था। फिर वो अपना ट्रू फॉर्म में आ जाता है और बोलता है, मैं अकेले ही तुम सबकी बैंड बजा दूंगा। फिर वो अपने आसपास सबको फ्रीज करने लगता है। पूरी सिटी के लोग फ्रीज हो रहे थे। फिर वो अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक करता है। वो एक बहुत ही बड़ा आइस क्रिस्टल आसमान से नीचे गिराने वाला होता है, इतना बड़ा कि अगर ये गिरता तो पूरा शहर खत्म हो जाता। मिस्टर हॉन्ग उस अटैक को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन असल में कई सारे आइस स्पीयर्स भी गिर रहे थे, जिस वजह से उनका एक हाथ कट जाता है। अब वो चाह के भी उस आइस क्रिस्टल को नहीं रोक सकते थे, लेकिन तभी उनके पास से कोई शैडो जैसी चीज तेजी से उड़ते हुए आसमान की तरफ जाती है और वो डायरेक्टली उस आइस क्रिस्टल से टकरा करके उसके टुकड़े कर देती है। असल में वो बेरू था जो अपने फुल पोटेंशियल पे आ चुका था, जैसे जिन्हों के नोटिफिकेशन में बताया गया था। इधर मिस्टर हॉन्ग को सेव करने के लिए उनके सामने इग्रिस आ जाता है। वो भी अपनी फुल पावर को अनलॉक कर चुका था। फ्रॉस्ट मोनार्च ये सब देख करके हैरान रह जाता है। वो सोचता है कि आखिर ये मेरा स्पेल कैसे टूटा। वो समझ जाता है कि सारे कमांडर लेवल सोल्जर्स का फुल पावर अनलॉक हो गया है, जिसका एक ही मतलब हो सकता है। तभी हमें दिखता है कि जिन्वो फाइनली उस आइस क्रिस्टल को तोड़ करके बाहर आ जाता है। बेरू और इग्रिस अपने किंग के सामने सर झुका लेते हैं। जिन्वो बोलता है, तो बीस्ट मोनार्च यहाँ से भाग गया, उसकी हिम्मत कैसे हुई बिना मेरे परमिशन के जाने की? फ्रॉस्ट मोनार्च की तो लिटरली फट चुकी थी। उसे समझ आ जाता है कि दोनों के बीच में पावर डिफरेंस में आसमान जमीन का फर्क है। इधर जिन्वो अपना एक डोमेन एक्टिव करता है और बीस्ट मोनार्च को ढूंढने लगता है। उस डोमेन से पूरा अर्थ स्कैन करके बीस्ट मोनार्च को ढूंढ लेता है। लेकिन जब तक वो बीस्ट मोनार्च को ढूंढने में बिजी था, फ्रॉस्ट मोनार्च देखता है कि जिन्वो डिस्ट्रैक्ट है। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। उसे पता था कि उन दोनों के बीच में पावर गैप बहुत ज्यादा है, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि फुल अटैक करने का, क्योंकि अगर वो अटैक नहीं करता तो उसका मरना तय था। वो अपना फुल पावर यूज करके अपने वेपन से अटैक करता है, लेकिन जिन्वो बिना उसकी तरफ देखे बस धीरे से हाथ घुमाता है और उसकी वेपन के टुकड़े हो जाते हैं, जैसे वो कोई खिलौना हो। फ्रॉस्ट मोनार्च को अब समझ आ जाता है कि बीस्ट मोनार्च क्यों भाग गया। वो सोचता है तो ये है शैडो मोनार्च का फुल पावर। जिन्वो फ्रॉस्ट मोनार्च से बोलता है, मैं तुमसे लास्ट में निपटता हूँ, तुम चुपचाप यहाँ मेरा वेट करोगे जब तक बीस्ट मोनार्च को मार नहीं आता। मतलब भाई साहब, इतनी गंदी बेइज्जती कौन करता है। इधर हमें बीस्ट मोनार्च दिखता है जो भाग के एक जंगल में छुप चुका था। वो सोच रहा था कि मुझे बस चुपचाप छुप जाना चाहिए जब तक कि ड्रैगन किंग वापस नहीं आते हैं, लेकिन तभी उसके साइड में जिन्वो आके खड़ा हो जाता है। इस वक्त उसे समझ आ गया था कि उसका मरना तय है, लेकिन फिर वो तुरंत जमीन पे गिर जाता है और माफी मांगने लगता है। आप मुझे माफ कर दोगे तो मैं आपके साइड से फाइट करूंगा फ्यूचर में, और मैं अपनी बीस्ट आर्मी को भी आपके हवाले कर दूंगा। जिन्वो बोलता है, ठीक है। अब जिन्वो उसके टर्म्स पे एग्री कर जाएगा, ऐसा बीस्ट मोनार्च ने सोचा भी नहीं था, लेकिन वो मन में ही सोचता है, ये रियल शैडो मोनार्च नहीं हो सकता। रियल शैडो मोनार्च मुझे कभी माफ नहीं करता। मैं फालतू में इतना डर रहा था। तभी जिन्वो बोलता है, हम साथ में तो काम कर सकते हैं, लेकिन पहले एक दूसरा उधार चुकता करना होगा। तुमने अपने पंजे से मेरे हार्ट पे 5 निशान दिए थे, तो मैं भी तुम पे 5 अटैक करूंगा। अगर तुम वो सरवाइव कर गए तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। ये सुन के बीस्ट मोनार्च की तो सटक जाती है। वो गुस्से हो जाता है और बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इस तरह बेइज्जती करने की। और वो जिन्वो पे अटैक करने आता है, लेकिन जिन्वो 1 सेकंड के अंदर ही उसका एक हाथ काट देता है और बोलता है, अब 4 और बाकी हैं। इधर हमें दिखता है कि फ्रॉस्ट मोनार्च इग्रिस से फाइट कर रहा था। वो बोलता है, तुम मुझे कम समझने की भूल मत करो। इस वक्त भले ही मैं कमजोर हूँ, लेकिन मैं तुम्हें तो इजीली डिफीट कर सकता हूँ। वो इतना बोल ही रहा होता है कि तभी वहाँ जिन्वो आ जाता है और उसके सामने बीस्ट मोनार्च के टूटे हुए दांत को ला करके फेंक देता है और बोलता है, बीस्ट मोनार्च मर चुका है। फ्रॉस्ट मोनार्च सोचता है, मुझे पता था कि ये काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इतनी जल्दी वो बीस्ट मोनार्च को मार के आ जाएगा।
आखिर किस तरह का बीस्ट है ये शैडो मोनार्च? जिन्वो बोलता है, तुम तीनों मोनार्च का डेथ बाकी के मोनार्च के लिए वार्निंग मैसेज का काम करेगा। ये सुनकर के फ्रॉस्ट मोनार्च गुस्सा हो जाता है, क्या मतलब तीनों मोनार्च? मैं अभी जिंदा हूँ। वो इतना बोल ही रहा होता है कि तभी जिन्वो का एक डैगर जाकर के लगता है। उस अटैक से संभल भी नहीं पाया था कि दूसरा डैगर भी आके लगता है। फिर जिन्वो खुद उसके पास आ जाता है और बोलता है, बीस्ट मोनार्च तो 4 अटैक में मर गया, चलो देखते हैं तुम कितने अटैक झेल पाओगे। फ्रॉस्ट मोनार्च आइस ब्रीथिंग यूज करके सब कुछ फ्रीज करने की कोशिश करता है, लेकिन जिन्वो उसके मुंह अपने हाथ से दबा देता है और एक और डैगर सीधा उसके हार्ट में घुसा देता है और इसी के साथ फ्रॉस्ट मोनार्च भी मर जाता है और आज का एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है।